हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप जांगली, पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। उस पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन केमिस्ट्री का 2023 का पेपर है वो सोल्व आउट करें, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकांश वैद्युत है। तो याद रखना है, इसमें आपको अधिकांश वैल्यू दे रखे हैं। इसकी इंग्लिश अगर अपन देखते हैं तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में पूछा हुआ है। तो आप जो भी जेट का जो भी पेपर होता है उसमें हिंदी की जो लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसका इंग्लिश वर्जन जो दे रखा है उसको आपको देखना है, क्योंकि आजकल जो प्योर हिंदी यूज हो रही है और साथ में इंग्लिश वर्ड भी यूज हो रहे हैं, तो दोनों को आपको मैच करते रहेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है अधिकांश वैद्युत है, तो अधिकांश वैद्युत इसमें आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसकी कौन कौन सी सबसे ज्यादा आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, तो अ धातु होगा। और अ धातु और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा कम होगा, तो धातु। अब इसमें एक तरीका तो यह है कि इसमें धातु के तो पहले लेड है वो तीन है, ये धात्विक तत्व इसमें प्रकृति ज्यादा होती है। जैसे सिलिकॉन है, कार्बन है, तो सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन, इसमें कार्बन कार्बन की क्या होती है 2.5। अब इसके बाकी जो भी हैं उन सब की क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि ये नीचे के तत्व है। और आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी मान है या वैल्यू है जो भी है वो क्या होता है, कम होता है। तो अपन कह सकते हैं जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो आप इसमें देख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर है, तो वर्ग वाला ऊपर वाला तत्व है उसकी वैद्युतीयता ज्यादा होती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 4। तो इसका 4th आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंधन होता क्या है। तो हाइड्रोजन बंधन होता है, जैसे हाइड्रोजन है वो अगर एफ ओ और एन ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बीच में अगर आ जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसमें, जैसे एल्कोहल है, जल है, इसके अलावा अमोनिया है, इसके अलावा और किसमें हो सकती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसमें देख लो आप, इसमें डाइइथाइल कवित्र में कभी भी क्या नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये तो हो नहीं सकता। एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, तो इसका मतलब एल्कोहल में तो होती है लेकिन इसमें कुछ है अधिकतम। फिर है मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें भी नहीं होगी। ट्राई इथाइल एमीन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन इसमें ट्राई इथाइल आ गया, तो ट्राई इथाइल क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा होगी तो उसमें कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एथेनॉल। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अणु समतल है। अब कौन सा अणु समतल है, तो जिसमें समतलीय अणु कौन सा होगा जिसके अंदर संकरण कैलकुलेट करते हैं अपन पहले। FCF4 इसका अगर अपन देखें तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 + 4 × 4 7 × 4 32। या सीधा डायरेक्ट अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें जैसे XCF4 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 8 में से 4 कितने रह गए, 4 2, इसका कितना हो जाएगा sp3d। ओके, इसका NF3 का है तो इसमें क्या हो जाएगा sp3। SiF4 है, इसमें भी क्या हो जाएगा sp3, Si4 में भी sp3। तो इसका वर्ग समतलीय तो होगा sp3d के अंदर। इसमें तो त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा, sp3 है और एक लोन पेयर है, और लोन पेयर होने के कारण इनकी आकृति इस तरीके से, यानी कि ये, तो ये समतल ये नहीं होता क्योंकि लोन पेयर है तो वो समतल नहीं होने देगा, इसको पिरामिड हो गया। sp3d है तो ये वर्ग समतलीय हो जाएगा, तो इसमें XCF4 आपका आंसर थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 24 है। अब 24 पे कौन होता है, तो 24 पे आप जानते हो कि इसमें 24 पे क्रोमियम। अब क्रोमियम है वो कौन से ग्रुप का होता है, डी ग्रुप का। ओके, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, डी ग्रुप। नेक्स्ट 2p कक्षा के पास है। अब 2p कक्षा है तो आपको पता है 2p, इसकी अगर अपन कैलकुलेट करें 2p, इसके अंदर m l m
और s चारों के मान अगर अपन देखें तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें 2, l यानी कि द्विघाषी क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी 1, m -1 0 +1 और s यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा तो इसमें क्या हो जाएगी 0, या अपन लिख सकते हैं कि +12 या -12, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रखा तो अपने 3 की बात करें तो इसमें n की वैल्यू कितने है 2, l की वैल्यू है 1, 2 और 1, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट, कौन उच्चतम औसत बंधन ऊर्जा रखता है? बंधन ऊर्जा, अब ये इस तरीके से है, कार्बन नाइट्रोजन, जो अगर अपन देखें जैसे इसने बोला है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, इस तरीके से लिखेंगे। बंधन ऊर्जा, तो याद रखना बंधन ऊर्जा जो होती है बेटा, बंधन ऊर्जा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मल्टीपल बॉन्ड के। अब मल्टीपल बॉन्ड जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको बंध को तोड़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी 6 या 4। ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड n। कमरे के ताप तो बहुत अक्रिय होते हैं क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। किसी दिए गए एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का मान चारों सांख्यिकी अंकों के लिए समान नहीं हो सकता, यह कहलाता है। यहाँ पे चारों सांख्यिकी, आप इंग्लिश पेपर आप देखोगे इसका वर्जन, तो चारों सांख्यिकी की जगह क्या लिखा हुआ है, क्वांटम संख्या। ओके, तो ये क्वांटम संख्या के मान पूछे हुए हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं के लिए समान नहीं हो सकता। तो ये किसने बताया था, पाउली का अपवर्जनीय। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है 2p1, अभी ऐसे दे रखा है, अब ये 2p1 दे रखे हैं तो एक कक्षक, अब अगर मैं बात करूं या 2p2 की बात करें तो n की वैल्यू इसके लिए 2, n इसमें भी 2, इसके लिए 1 1, फिर m -1 0 +1 -1 0 +1, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12 है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी -12। तो अधिकतम कितने क्वांटम संख्या में मान समान हो सकते हैं, 3 की। ओके, इसलिए आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, पाउली का अपवर्जन। ओके, नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती। अब दर निर्भर नहीं करती किस पे, पहला दे रखे तापमान, फिर तापमान, फिर एकाग्रता। एकाग्रता ये हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है एकाग्रता, अगर आप इसके इंग्लिश वाला पेपर देखोगे तो इसमें इसको कंसंट्रेशन बोला हुआ, ठीक है। दबाव यानी कि दाब, प्रेशर, उत्प्रेरक। तो आपको पता है कि तापमान पे डिपेंड करते हैं। अभिक्रिया की दर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, 2 से 3 गुना। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, आपको पता है। दाब पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करती। ओके, तो वैसे देखा जाए तो दाब भी जो है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस प्रकार की। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें अगर उसका गैस या अणु की संख्या है दोनों तरफ समान है तो उसमें भी है। तो आपका जो ये 8वां क्वेश्चन है वो जेड के पेपर के अंदर क्या हुआ था, स्टार लगा हुआ। ओके, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, दबाव और उत्प्रेरक। ओके, नेक्स्ट, सफेद द्रव्यमान का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो सफेद द्रव्यमान आपको पता है गुलबर्ग और वागे द्वारा, गुलबर्ग और वागे। उसके बाद में नेक्स्ट, CH2O में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है तो आप सीधा एक्स मेथड से कर दो। एक्स मेथड से करोगे CH2 को, CH2O तो इसको x प्लस इसका कितना होता है +1, संख्या कितनी है 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस के 2 माइनस के 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो शून्य आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, M2 3s2 प्लस हीट के लिए है। अब अगर इसका केपीकेस निकालेंगे तो पहले डेल एनर्जी निकालते हैं, केपीकेस कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, केपी बराबर क्या होता है केसी आरटी डेल एन जी। ओके, डेल एन जी। अब आप इसमें देखते हैं कि डेल एन जी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2, इसमें 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -के
दो। अब माइनस के दो है तो डेल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। माइनस 2 किस में लिखा हुआ है, केपी बराबर कैसी आर टी डेल एनर्जी। अब ये इनटू है ये, ओके, तो केपी बराबर कैसी आर टी -2, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फोटोकेमिकल अभिक्रिया दे रखी है Cl2 और अभिक्रिया में है तो जीरो प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो आपको पता है फोटोकेमिकल जो है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, फोटोकेमिकल अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, जीरो कोटि आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट एक एंडोथर्मिक अभिक्रिया के लिए जहां डेल एक्स प्रतिक्रिया की एंथैल्पी का प्रतिनिधित्व करता है सक्रिय ऊर्जा के लिए न्यूनतम मूल्य होगा। तो एंडोथर्मिक यानी कि उसमें सोची अभिक्रिया और डेल एक्स अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी की प्रतिनिधित्व करते हैं तो सक्रिय ऊर्जा यानी कि सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए न्यूनतम मूल्य होगा। तो न्यूनतम मूल्य कब होगा सक्रिय ऊर्जा के लिए, जब डेल एक्स का मान क्या होगा, कम हो। सक्रिय ऊर्जा डेल एक्स से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट एक चक्रीय प्रणाली है, उस प्रणाली की सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा मिस्टेक है, सक्रिय ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि कोई भी चक्रीय प्रक्रम होगा, जैसे ए से स्टार्ट किया और ए पे आ गए तो ये चक्रीय प्रक्रम हो गया, तो जिसके लिए ड्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आंतरिक ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट निम्न में से कौन सबसे मजबूत बॉन्ड नहीं है, ये आपको दे रखा है ब्रोंस्टेन। ब्रोंस्टेन तो ब्रोंस्टेन पूछो आपसे, तो इसका अगर अपन निकालेंगे तो ये HClO3 से बड़ा था, HClO3 से, ये HClO4 से, ये HClO2 से, ये HClO से। तो आपको पता है कि इसमें जितना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा उसका ब्रोंस्टेन उतना ही दुर्बल हो जाएगा, और जितना यहाँ दुर्बल है वो उतना ही वहां पे क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो इसमें सबसे प्रबल कौन है, HClO4 है, फिर HClO3 है, फिर HClO2। इसमें सबसे दुर्बल क्या है, HClO है। तो इसका जो ब्रोंस्टेन बनेगा वो सबसे क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ClO-। नेक्स्ट निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो रूबी ग्लास आप जानते हो, ग्लास होता ही है, दूध भी है कोलाइड, क्लोरोफिल धुआं भी होता है कोलाइड, लेकिन क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। तो ये कोलाइड नहीं है, क्लोरोफिल। ओके, तो अपना आंसर क्या हो गया, थर्ड। निम्न में से किस यौगिक में रंगीन होने की अपेक्षा की जाती है। अब रंगीन कौन होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर अपन देखें Cu है तो Cu किस फॉर्म में, या +2 में। और आपको पता है आर्गन 3D कितना है, इसमें 3D10 4s2 होता है, 3D10 और 4s1, लेकिन इसमें +2 का रखा है तो एक इसमें से एक इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 3D9। और 3D9 है तो इसमें क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो क्या होगा, रंगीन होगा। तो अपना पहला ही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, CuF2। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो आप सब जानते हो उभयधर्मी क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। उभयधर्मी का मतलब जो क्या करेगा, एनाइन और रिनाइन दोनों का, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की प्लेट बिहेव करेगा, वो उभयधर्मी ऑक्साइड। जब एक कार्बोनेट S को वायु की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पे आपके दे रखे हैं वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। अब वायु की अनुपस्थिति है में धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए यदि गर्म किया जाता है तो वह कहलाता है। तो आपको पता है एक वायु की अनुपस्थिति में है तो वो क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। और अगर ये उपस्थिति आता है तब कौन सा हो जाता है, गर्जन। गर्जन यानी कि रोस्टिंग, रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट निम्न में से कौन पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक गुण का मतलब होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय कौन होगा, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए तो Mn 25 पे आता है, आयरन 26 पे, ये 27 पे। तो ये डिलीट हुआ हुआ किसने, क्योंकि इसमें सभी में क्या है,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाता है। तो सभी दर्शाएंगे वैसे, लेकिन यहां अगर ये बोलता है डायमैग्नेटिक गुण, तो आपको पता है कि B3D10 है, और 3D10 जो होता है वो B कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? थर्ड। नेक्स्ट, जब बुझे हुए चूने में पानी डाला जाता है तो विक्रिया होती है, तो चूना जो है यानी कि CaCO3 इसमें अगर बुझे हुए चूने, जब बुझे चूने में पानी डाला जाता है, बुझा हुआ चूने के अंदर अगर पानी डालेंगे तब बुझा हुआ चूना पड़ेगा, तो ऊर्जा क्या होती है उसमें से निकलती है, और निकलेगी तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे स्थिर कार्बोनेट कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे स्थिर कार्बोनेट इसका BaCO3, ये एक एक्सेप्शन है इसमें, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे स्थिर है कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप जानती हो CaSO4.12H2, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस 4। जिंक परिवर्ती संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता? अब इसमें यहां पे ध्यान रखना है, जिंक, अपने को पता है कि जिंक परिवर्ती संयोजक प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका क्या होता है? 3D10 पूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्या? DU कोष। अब DU कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इससे ये क्या नहीं करता? परिवर्ती संयोजक प्रदर्शित नहीं करता, या परिवर्ती संयोजक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित नहीं करता। अपन ये कह सकते हैं कि जो भी संक्रमण तत्व है वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जिंक क्या नहीं होता? संक्रमण तत्व नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। काली मिट्टी में दरार के लिए कौन सा मिट्टी का खनिज उत्तरदायी है? तो केओलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट और माउंट मेरिनोनाइट। सॉइल केमिस्ट्री से है, तो काली मिट्टी में दरार के लिए कौन सा मिट्टी का खनिज यानी कि क्ले है? तो क्ले 3 होते हैं, केओलिनाइट, इलाइट और माउंट मेरिनोनाइट, 3 मेन होते हैं इसमें। तो इसमें मिट्टी का खनिज उत्तरदायी है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? 4, ठीक है, माउंट मेरिनोनाइट। नेक्स्ट है एपेटाइट खनिजों का एक समूह जिसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं है। अब एपेटाइट खनिज है, तो आप बताओ इसमें एपेटाइट सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, टाइटेनियम कौन सा होगा? तो एपेटाइट खनिज सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, टाइटेनियम भी होता है, कौन सा नहीं होता? फास्फोरस। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस। पोटास के आकलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटास के आकलन के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आप जानते हो, इसमें फ्लेम फोटोमीटर। तो फ्लेम फोटोमीटर है वो पोटास के आकलन के लिए यूज होता है। कौन सा पोषक तत्व वायुमंडलीय द्वारा मृदा में चक्रित होता है? तो आप वायुमंडलीय में कौन सा होता है? चक्रित है ये, चक्रित, ठीक है। तो चक्रित होता है तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, सूप और फ्लेक्स जैसे उत्पादों में स्वाद बढ़ाने के लिए किस खाद्य पदार्थ या खाद्य योज्य का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। निम्न में से किसका उपयोग जैव रूप में नहीं किया जाता? जीवाणु हुआ, शैवाल हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ। तो किसका नहीं करते? जीवाणुओं का नहीं करते। क्यों? या कवक, शैवाल का तो आप करते ही हो, शैवाल का आप करते ही हैं, साइनोबैक्टीरिया, कवक, तो इसमें जीवाणु। डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता निम्न में से कौन सी झिल्ली की तकनीकी में सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सा है? नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, रिवर्स फिल्ट्रेशन। तो कौन सा होगा दुग्ध प्रोटीन की? तो इसमें आप क्या कर सकते हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर विकसित होती है? आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर? तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। एल्केन में कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है, तो आपको पता है कि ये एल्केन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये sp हो गया, sp3, ये sp2 और ये sp। तो कौन सा संकरण हो जाएगा एल्केन में?
ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन, तो sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3 और CH2 CH3 का आईयूपीएसी नाम है, तो इसका आईयूपीएसी नाम अगर अपन देखें तो ये लिख रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका सामान्य नाम दे रखा है वैसे आपको, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस तरीके से आईयूपीएसी पूछा ना आपसे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 O CH2 CH3, तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है और इसको क्या बोलते हैं, ईथर, तो इसका आंसर क्या होगा, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर मेथॉक्सी एथेन। ये तो मिथाइल इथाइल ईथर ये तो सामान्य नाम है। आईयूपीएसी पूछा आपसे तो इसमें एक तरफ ये क्या हो जाएगी, चेन हो जाएगी, ये वन ये तो इस पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी, और इसका क्या हो जाएगा, एथेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड मेथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट, जब एथिल क्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद, एथिल क्लोराइड है, नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है, तो इसमें क्या बनाएगा बताओ, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल यानी कि RX है, RX हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें एथिल X निकल जाएगा और एथिल जो है वो एथेन में बदल जाएगा, यानी कि इसका क्या कर देगा, अब चेंज कर देंगे। ओके, हाइड्रोजन सांद्र H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो आपके पास क्या है, एल्कोहल है यानी कि ROX, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOX, और इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 से, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें से तो H निकलेगा, इसमें से OX, तो ये RC डबल बॉन्ड OR, तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर, और एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन एलाइड के प्रति विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो निकलता है अभिक्रिया करता है तो कौन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री HX के साथ, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को करोगे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सॉरी, इसमें बेंजोएट सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, मीथेन, क्या प्राप्त हो जाएगा, मीथेन। सोडा लाइम की अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम बेंजोएट Na2CO3 निकल जाएगा और अपना आंसर कौन सा देगा, मीथेन। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम है, तो पॉलीएक्रिलोनाइट यानी कि PN, और इसको अपन ओरलोन भी बोलते हैं, इसका आंसर कौन सा देगा, ओरलोन। तो ये बहुलक वाले चैप्टर से है, याद रखना आपको। निम्न में से कौन से बहुलक थर्मोप्लास्टिक है, अब थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जो जिनको अपन बार बार क्या नहीं कर सकते, सांचे में नहीं डाल सकते। थर्मोप्लास्टिक जिसको डाल सकते हैं और जिसको नहीं डाल सकते वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर कौन सा होता है, बेकिलाइट। ठीक है, तो अपना जो थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर थर्मोप्लास्टिक जो है निम्न में से कौन से बहुलक थर्मोप्लास्टिक है, तो इसमें आपको बेकिलाइट तो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, थर्मोसेटिंग है, नेचुरल रबर, इसको भी अपन सांचे में नहीं डाल सकते, वल्कनीकरण किया जाता है पहले। नियोप्रीन हो गया, फिर पॉलीस्टाइरीन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। ओके, तो निम्न में से कौन से बहुलक थर्मोप्लास्टिक है, तो पॉलीस्टाइरीन। तो इस तरीके से अपन ने 2023 का पेपर सोल्व आउट किया। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें ज्यादा, तो आप इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू।